नारान और मेरी कहानी 2017 की है, जब मैं यूनिवर्सिटी से नया नया अनएम्प्लॉयड होकर निकला, ग्रेजुएट होकर निकला। उन दिनों में मेरे एक दोस्त को गुलामी जॉब करने का मौका मिला हुआ था। तो ही कॉल्ड मी ऑन फ्राइडे एंड ही सेड कि यार शाज़, व्हाई डोंट वी गो टू नारान। मैंने उसे कहा आई वुड लव टू गो टू नारान, बट मसला ये है कि मेरे पास जेब में इस टाइम 5,000 रुपये पड़े। ही सेड ओके, तुम अपने बैग पैक करो एंड आई एम कमिंग टू पिक यू अप एंड वी विल थिंक ऑफ समथिंग। तो हमने जो है वो बैग पैक किए और सुबह 5 बजे नारान के लिए इस्लामाबाद से निकल पाए। हम दोनों के पैसे मिला के हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि हम इस्लामाबाद से नारान तक बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए जा सके, वहाँ पे किसी छोटे होटल में स्टे करके और वापस अगले दिन आ सके, वो भी मुश्किल से। तो हमने ऐसे ही किया। हम लोग भागे भागे इस्लामाबाद से नारान पहुँचे और बिना किसी जगह को विज़िट किए जस्ट वहाँ पे पूरी रात एक नदी के साथ इस तरह की गुजारा, और सुबह सुबह हम लोग वापस इस्लामाबाद के लिए निकल आए। वहाँ से निकलते हुए कसम खाई कि दोबारा वापस यहाँ पे सिर्फ तभी आएंगे जब यहाँ पे आने की औकात होगी और जेब में पैसों की भरमार होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू 2022, आज पैसा भी है, वक्त भी है और बेगम भी साथ है। तो हमने सोचा कि चलते हैं नारान, इसको सही से एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी अपने साथ लेके जाते हैं और बताते हैं नारान की कहानी कि नारान क्या है। अगर हम लोग रोड कंडीशन की बात करें, जो इस्लामाबाद से बाबूसर टॉप तक है, तो वो A1 है। अब मैं जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि बाबूसर टॉप एक एंड पॉइंट है, बीच में कागान, नारान, बाटाकुंडी हर जगह आ जाती है। तो ये जो रोड है, ये जिस तरह ख़ास तौर पे आप ये देख रहे हैं मोटरवे, हज़ारा मोटरवे, ये बेहतरीन मोटरवे बना है। आई थिंक मेरे हिसाब से पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन मोटरवे। और इससे जो फ़ायदा हुआ है वो ये कि आप को एबटाबाद के बीच से होकर नहीं गुजरना पड़ता, जो कि ट्रैफिक से भी बचा लेता है और आपका टाइम भी शॉर्ट कर देता है। उसके बाद आप डायरेक्ट बालाकोट में उतरते हैं। बालाकोट से जो आगे तक की कंडीशन है वो इस तरह का रोड है। कुछ थोड़े बहुत पैचेस टूटे हुए, लेकिन इतना बुरा नहीं है। यहाँ पे हर किस्म की गाड़ी मैंने देखी है और जो चली भी जाती है, ऑल्टो होगी, मेरान होगी, हर किस्म की गाड़ी चली जाती है। तो उसमें आपको कोई इशू नहीं है। हाँ, आपको अपनी गाड़ी की हर चीज़ को चेक करना पड़ेगा कि वो इस कंडीशन में है कि वो हिल एरियाज़ में चल सकती है या नहीं। इसके अलावा जब भी आप अपनी गाड़ी को किसी लॉन्ग रूट पे ले जाते हैं तो उसको किसी मैकेनिक से थ्रू आउट उसको चेक करवा लें कि उसमें कोई इशू ना हो, कोई नट बोल्ट लूज़ ना हो, ऑयल पूरा हो, ब्रेक फ्लूइड पूरा हो, टायर की कंडीशन अच्छी हो, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सारी चीज़ें चेक करा लें। प्लस इसके अलावा जो जनरेटर का बेल्ट होता है वो इन एरियाज़ में उस पर ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, तो उसको आप एक बार ख़ास तौर पर चेक करवा लें। अगर वो ठीक है तो ठीक, वरना रिप्लेस करा लें और ख़ास तौर पर उसको एक एक्स्ट्रा स्पेयर में भी अपने पास रखवा लें। कागान हो, नारान हो, बाबूसर टॉप हो, झील सफर मलूक हो, ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन जगहों के नाम है। और साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि जब शहर की लाइफ से आप स्ट्रेस आउट हो जाएं तो कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करके अपना स्ट्रेस सारा यहाँ पर रिलीज़ करके वापस आ सकते हैं। तो हम पाकिस्तानियों ने ऐसे ही किया, और लेकिन हम लोग ने यहाँ पर सिर्फ अपना स्ट्रेस नहीं छोड़ा, यहाँ पे ढेर सारा कूड़ा करकट भी इन वादियों के नाम किया और इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए। इस बात पर थम्स अप। नारान की मेन अट्रैक्शन का नाम है झील सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक, जो भी लोग नारान पहुंचते हैं अपनी गाड़ियों में, उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या वो अपनी गाड़ी पे झील सैफुल मलूक जा सकते हैं। तो इस सवाल को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं कि एक तो ये कि क्या आपकी गाड़ी झील सैफुल मलूक जा सकती है, इसके केपेबल है वो या नहीं, एंड सेकेंडली अगर वो है तो क्या आपको अपनी गाड़ी लेके जानी चाहिए झील सैफुल मलूक या नहीं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें। थोड़ी देर में आपको इसका ट्रैक दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपनी गाड़ी नीचे जो नारान में होटल था उसी की पार्किंग में खड़ी कर दी थी, और जो झील सैफुल मलूक की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पे बहुत सारी जीप्स अवेलेबल होती हैं जो आपको आराम से 2,500 से 3,000 रुपये में लेके चली जाती हैं झील सैफुल मलूक। वहाँ आपको 1 से 1.5 घंटे का स्टे देती हैं एंड देन वो आपको लेके आ जाती हैं। तो चले अभी चलते हैं और आपको बताता हूँ कि इसका ट्रैक कैसा है। नारान से झील सैफुल मलूक का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर है, जिसमें से इसका जो आधा रास्ता है 6-6.5 किलोमीटर वो एसफॉल्ट रोड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रोड है, ना कोई बहुत ज़्यादा बुरा रोड है, लेकिन जहाँ तक बात आती है कि क्या यहाँ पे किसी भी किस्म की गाड़ी जा सकती है, तो यस, जो फर्स्ट हाफ़ है इसका, यहाँ पर तो आप आराम से मेहरान भी ला सकते हैं। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे होटल्स भी हैं, बन भी रहे हैं, तो अगर आप यहाँ भी रहना चाहें तो यहाँ का जो व्यू है वो नारान से रिलेटिवली बेहतर है, तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जब ये एसफॉल्ट रोड ख़त्म होता है तो क्या उसके आगे आपको अपनी गाड़ी लेके जानी चाहिए या नहीं। तो उसका सिंपल सा आंसर ये, जैसे यहाँ पर ये एसफॉल्ट रोड ख़त्म हुआ है और ये पथरीला रास्ता शुरू हुआ है, ये आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये बद से बदतर होता जाएगा। तो जो नॉर्मल गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ हैं, वो तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं जा सकती। उनको ले जाना ऐसा है कि आप अपनी जान के साथ खुद जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं। अब बात आती है 4x4 गाड़ियों की। तो यस, ऑब्वियसली आराम से 4x4 गाड़ियाँ यहाँ से जा सकती हैं, मैंने अपनी आंखों से जाते हुए देखा हुआ भी है। लेकिन जो इस
सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या आपको अपनी गाड़ी लेके जानी चाहिए, तो उसका जो जवाब है वो ये है कि नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जिस तरह का ये ट्रैक है उसमें दो डिफ़िकल्टीज़ हैं। पहली बात तो ये कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है वो आगे जाके ऐसी जगहें भी आती हैं जो इतना नैरो हो जाता है कि सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है, तो आपको अपनी गाड़ी बहुत एज पे रखनी पड़ती है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो उसके साथ खाई होती है, तो आपकी गाड़ी गिरने का ख़दशा भी उसके साथ साथ होता है। दूसरा जो इस ट्रैक का सबसे मुश्किल पार्ट आता है वो है इसका ग्लेशियर। यहाँ पर आपकी जो गाड़ी है वो ऑब्वियसली फंस भी सकती है बर्फ़ में, और थोड़ा सा ट्रैफिक जैम भी हो सकता है आपकी वजह से, अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हैं तो ये जो सबसे ज़्यादा टफ़ ट्रैक है, ये अभी इस टाइम हम लोग गए थे मई जून में, तो इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, लेकिन जिस जिस तरह ठंडक होती रहती है तो ये ग्लेशियर उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये इस वजह से तो पहला पार्ट तो ये हो गया कि आपको बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है तभी आप 4x4 लेके जाएँ। लेकिन दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूँ कि जो जीप्स वाले लेके जा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 2,500 से 3,000 में लेके जा रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता आपकी जो इतनी महंगी गाड़ी है उसमें अगर कुछ भी मसला आता है तो वो 2-2,500 रुपये में ठीक नहीं होगा। तो इज़ इट वर्थ इट? तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ गोइंग ऑन योर ओन कार। आप आराम से सिंपल वहाँ पर जो है वो गाड़ी रेंट आउट करें और आराम से चले जाएँ। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतनी ख्वारी क्यों? आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए आप इस तरह के गंदे रोड से जाएंगे? तो उसका नाम है झील सैफ उल मलूक। अब आप झील सैफ उल मलूक पहुँच गए, तो यहाँ पे करने के लिए एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी रिसेंटली एक अच्छा सा बाज़ार भी खुल चुका है जहाँ पे खाने पीने की हर किस्म की अशिया मौजूद है। वॉशरूम भी अवेलेबल है जहाँ पर आप 100 रुपये पे 100 रुपये का मूत सकते हैं। तो यहाँ पे पर हेड जो है वो आपको 100 रुपये का वॉशरूम अवेलेबल होगा। खाने पीने की चीज़ें भी हैं यहाँ पे। हॉर्स राइडिंग अवेलेबल है जहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप हॉर्स लेकर चले जाएँ, वो झील की उस साइड ले जाते हैं आपको। वो ज़्यादा रिलेटिवली पीसफुल जगह है, वहाँ पे घास वगैरह भी अच्छी है और व्यू भी अच्छा आता है। और ये घोड़े वाले आपसे तकरीबन 800 पर हेड जो है वो चार्ज कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छा आपको तकरीबन 1 घंटा ऑलमोस्ट जो है वो घुमा फिरा के ले आते हैं। सो ये था मेरा व्लॉग झील सैफ उल मलूक पे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो व्लॉग शुरू होने वाले हैं वो होगा नारान से बाटाकुंडी, बाटाकुंडी से लुलसर लेक, और लुलसर लेक के बाद बाबूसर टॉप। ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि बाबूसर टॉप पे हम लोग ख़त्म नहीं होने वाले। इसके आगे हम जाएंगे स्कर्दू तक। स्कर्दू में बेइंतहा जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप लोग को ट्रैवल वीडियोस ये वाली भी पसंद आई और आगे भी देखने का शौक़ है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। सो अगली ब्लॉग तक के लिए दिस इज़ मी शाज़िब अशरफ साइनिंग ऑफ, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।